नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी वाराणसी में मुश्किल में फंसे पीएम मोदी की, अंतिम चरण के लिए इंडिया के तेज हुए चुनाव प्रचार की, देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी को मिली बड़ी हार क्यों, नीतीश के फिर पलटी मारने की क्यों हो रही है चर्चा, जानेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट के फैसले को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर की आखिरी चेतावनी, बोले 31 मई तक नहीं लौटे तो उठाएंगे सख्त कदम। प्रज्वल ने वीडियो जारी कर एसआईटी के सामने पेश होने की कही है बात। शिवसेना यूबीटी का केंद्र सरकार पर वार, एमटीएनएल बीएसएनएल को 4G और 5G सेवाओं की अनुमति न देने का लगाया आरोप। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा मैं शब्द से ऑब्सेस्ड, मोदी जी महंगाई का मां भी नहीं बोल पा रहे हैं। शेयर बाजार में गिरावट, 220 अंकों की गिरावट के साथ 75,170 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 144 अंकों की गिरावट के साथ 22,888 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अंतिम दौर में है। अंतिम फेज में जिन सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है उसमें सबसे चर्चित सीट वाराणसी की है, जहां पीएम मोदी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लेकिन इस बार पीएम मोदी की राह आसान नहीं दिख रही है। इंडिया ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल और अखिलेश यादव ने वाराणसी में रैली की और पीएम पर जमकर निशाना साधा। यूपी में इस बार क्लीन स्वीप करेगा इंडिया गठबंधन। 4 जून के बाद गुड बाय मोदी, गुड बाय बीजेपी। जी हाँ, ये कहना है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का, जो आज चुनाव प्रचार के लिए वाराणसी पहुंचे थे। सपा चीफ अखिलेश यादव के साथ वाराणसी में रैली करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एक तरफा जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप करने वाला है और 4 जून को नतीजों वाले दिन होगा गुड बाय मोदी, गुड बाय बीजेपी। राहुल ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि जनता को ठगने वाले फकीर के पास अब केवल 7 दिन बचे हैं। एक तरफ वो है जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं और दूसरी ओर हम जो संविधान को बचाने निकले हैं। राहुल ने कहा कि हम इन लोगों से संविधान को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार हैं। बीजेपी कहती है उनकी सरकार आएगी तो वो संविधान को बदल देंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि आप लोगों की सरकार अब आएगी ही नहीं। राहुल ने पीएम मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि पीएम कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, उनको परमात्मा ने भेजा है। आखिर ये कैसे परमात्मा है जिन्होंने पीएम मोदी को सिर्फ अडानी और अंबानी की मदद करने के लिए भेजा है? ये कैसे परमात्मा है जो गरीबों की मदद नहीं करते? मोदी ने अंबानी अडानी का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, लेकिन हमारी सरकार बनने पर हम गरीबों और किसानों का कर्ज माफ करने का काम करेंगे। हम हर परिवार की एक महिला के खाते में हर महीने 8500 रुपए डालने का काम करेंगे। राहुल ने अग्निवीर योजना को लेकर भी बीजेपी को घेरा। राहुल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर देश के जवानों को मजदूर बनाने का काम किया है। हमारी सरकार बनते ही हम इस योजना को कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। वहीं इस जनसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 1 और 1 11 हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन की लहर पूरे देश में चल रही है। यूपी में तो ये कुछ ज्यादा ही तेज दिखाई दे रही है। वैसे बदलाव के संकेत पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं और इसका असर इंडिया की रैलियों में दिख रहा है। प्रियंका, केजरीवाल और तेजस्वी की रैलियों में जमकर भीड़ उमड़ रही है। तो अंतिम चरण के प्रचार खत्म होने से पहले इंडिया ने कैसे बीजेपी की बढ़ाई मुश्किलें, देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पंजाब में रैली की, जहां केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार पंजाब सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। बीजेपी वाले पूरे देश में तानाशाही चाहते हैं। अमित शाह आपकी चुनी हुई सरकार को गिराने की धमकी देकर गए हैं। अमित शाह, पंजाबियों को धमकी मत दो, अगर पंजाबी अपनी पर उतर आए तो आपको मुश्किल हो जाएगी। हमने दिल्ली और पंजाब में बिजली फ्री कर दी। इनकी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सरकारें हैं। यहाँ बहुत महंगी बिजली है। फ्री बिजली देने वाला चोर है या महंगी बिजली देने वाला चोर है? मोदी जी ने कहा कि वो माँ की कोख से पैदा नहीं हुए, वो भगवान का अवतार है। मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूँ, क्या वो मोदी जी को भगवान मानते हैं? इसी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल में रैली की, जहां प्रियंका ने कहा देश में भयावह बेरोजगारी है। हालात ऐसे हैं कि आईआईटी और आईआईएम से पढ़कर निकले युवाओं को भी रोजगार नहीं मिल रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी सरकार में नेताओं की जवाबदेही खत्म हो चुकी है। उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। वहीं अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है।
नरेंद्र मोदी ने देश की सारी संपत्ति अपने अरबपति मित्रों को सौंप दी है। हिमाचल प्रदेश के सारे कोल्ड स्टोरेज भी अडानी के हैं। आज वो यहाँ सेब के दाम तय कर रहे हैं। हालात ये है कि जब देश का किसान किसी मजबूरी में कर्ज लेता है तो उसका कर्ज माफ नहीं किया जाता। कहते हैं अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, लेकिन अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है। तो वहीं पीएम मोदी ने झारखंड के दुमका में रैली की, जहां पीएम ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला बोला। इंडिया गठबंधन ने तो पहले से ही बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसे झटके दे रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी पहले से ही परेशान दिखाई दे रही थी। ऐसे में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें फ्री योजनाओं के चुनावी वादों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। तो याचिका पर क्या दिया कोर्ट ने फैसला, जिससे बीजेपी की बढ़ गई है परेशानी? देखिए खास रिपोर्ट। पार्टी मैनिफेस्टो में आर्थिक मदद का वादा भ्रष्टाचार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस को बड़ी राहत दी है। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 8500 रुपए महीने, बिजली, गैस और दूसरी तमाम चीजों पर राहत पहुंचाने की गारंटी दी है, जिस कारण से बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। कांग्रेस उम्मीदवार पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर जमकर प्रचार भी कर रहे हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस की तरफ से जनता को राहत देने का वादा किया गया हो। इससे पहले कर्नाटक और उसके बाद हुए तमाम राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस की तरफ से आर्थिक मदद की गारंटी दी गई थी। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के समय पार्टी ने इसका जोर शोर से प्रचार भी किया था। ऐसे में कर्नाटक के चामराजपेट से कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान की जीत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है। याचिका में कहा गया था कि पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादों से एक बड़े जनसमूह को आर्थिक मदद मिलती है। ये गारंटी भ्रष्ट आचरण है और इसलिए कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार यानी विधायक बीजेक जमीर के निर्वाचन को रद्द किया जाए। दरअसल ये याचिका पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन मामले में हाईकोर्ट ने माना कि किसी भी पार्टी द्वारा उस नीति की घोषणा जिसे वो लाने का इरादा रखती है, उसको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के प्रयोजन के लिए भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की बेंच ने अपील खारिज करते हुए कहा कि ये दूर की कौड़ी है। मौजूदा हालात और फैक्ट्स को देखते हुए विचार करने की जरूरत नहीं है। हमने इस सवाल को बहस के लिए खुला छोड़ दिया है। कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो फ्री योजनाओं और घोषणाओं पर रोक नहीं लगाएगा। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनावों में चिंता बढ़ती दिख रही है। इस वजह से बीजेपी को केंद्र की सत्ता भी उसके हाथ से फिसलती दिख रही है। केंद्र के साथ बिहार की सत्ता भी बीजेपी के हाथ से जाती दिख रही है। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। इसी साल की शुरुआत में नीतीश कुमार ने अचानक पाला बदल लिया था। नीतीश महागठबंधन छोड़कर अचानक एनडीए में शामिल हो गए थे। वैसे नीतीश कुमार पिछले करीब 10 साल में 5 बार पाला बदल चुके हैं। अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 4 जून के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। दरअसल मोदी ने कहा था कि 4 जून के बाद देश में नया दौर आएगा। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी ने कहा कि पीएम सच कह रहे हैं। 4 जून के बाद बीजेपी सफाचट हो जाएगी और देश में एक नया दौर आएगा। इसी के साथ तेजस्वी ने दावा किया कि नीतीश कुमार किसी भी समय महागठबंधन में वापस लौट सकते हैं। बता दें कि तेजस्वी इस चुनाव में चोटिल होने के बावजूद 200 से अधिक सभाएं कर हवा के रुख को भाप चुके हैं और अब नीतीश कुमार को भी इसका आभास हो चुका है कि जनता इंडिया गठबंधन को अपना अपार समर्थन दे रही है। शायद इसी वजह से नीतीश एक बार फिर पाला बदलने का मन बना चुके हैं। 4 जून के बाद नीतीश क्या फैसला लेंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन तेजस्वी के इस बयान ने लोकसभा चुनाव के इस अंतिम चरण को और भी रोचक बना दिया है। नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं और इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। तेजस्वी ने तो तारीख भी बता दी है। इस बीच बीजेपी की चिंता नीतीश के अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बढ़ा रखी है। केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे अंतरिम जमानत को आगे बढ़वाने के लिए, जिससे बीजेपी चिंता में पड़ गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नई अंतरिम जमानत अर्जी पर अब सियासत शुरू हो गई है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत को बीजेपी ने नाटक बताया, जिस पर पलटवार करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वो तो दिल से चाहते हैं कि मैं जिंदा नहीं रहूं। मेरा वजन कम हो गया है। अगर किसी का वजन बिना किसी स्पष्ट कारण के 1 महीने में 7 किलो कम हो जाता है तो ये एक गंभीर समस्या है। डॉक्टरों ने कई टेस्ट निर्धारित किए हैं। मैंने टेस्ट कराने के लिए केवल 1 सप्ताह का समय मांगा है, जिस पर बीजेपी वालों को नाटक लग रहा है।
आपको बता दें कि केजरीवाल ने इससे पहले ये आरोप भी लगाए थे कि मुझे जेल में मारने की साजिश रची गई थी, मुझे इंसुलिन नहीं दी गई। बता दें कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि चुनाव प्रचार के दौरान उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहा है, लेकिन जब जेल जाने का वक्त आया तो उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। अगर उन्हें स्वास्थ्य का इतना ही ध्यान था तो उन्होंने गठबंधन व आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार क्यों किया? ये सब नाटक है। बता दें कि अदालत ने 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देते हुए केजरीवाल को 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया था। सूत्रों के मुताबिक अर्जी में कहा गया कि केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है। अर्जी में कहा गया कि वो 3 जून से शुरू हो रहे कार्य सप्ताह में सभी जरूरी जांच करवाने के बाद 9 जून को वो जेल में सरेंडर कर देंगे। वहीं केजरीवाल की इस याचिका पर अब सीजीआई ही सुनवाई करेंगे। केजरीवाल को राहत नहीं मिले इसकी कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी खुद मुश्किल में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में तो उसकी सहयोगी पार्टी ने ही साफ कर दिया है कि राज्य में एनडीए को बड़ी हार मिल रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए खास रिपोर्ट। चुनाव के नतीजों से पहले तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। इस बयान के बाद से अजीत पवार मुश्किल में नजर आ रहे हैं। बयान के बाद से बातें की जा रही हैं कि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार गुट को नुकसान हो रहा है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी की बैठक मुंबई के गरवारे क्लब में हुई। बैठक में प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि एनसीपी को पारंपरिक वोट नहीं मिलने से पार्टी को नुकसान हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल ने बैठक में कहा, लोकसभा चुनाव के नतीजे जल्द ही आने वाले हैं। इस चुनाव ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता के बीच भी संविधान को लेकर सवाल उठाए हैं। संविधान को लेकर महाराष्ट्र में बहुत भ्रम है, क्योंकि 400 का नारा हमारा है, इसलिए हमें 400 पार करने के लिए इस मुद्दे और प्रचार को नियंत्रित करना होगा। एनसीपी को भारी नुकसान हुआ है क्योंकि हमें अपने पारंपरिक वोट नहीं मिल रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल ने आगे कहा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस चुनाव में पहले हमें ना तो पक्ष का वोट मिला और ना ही दूसरे पक्ष का वोट मिला। सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि विधानसभा चुनाव में लोकसभा जैसी स्थिति ना हो। हम निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि एनसीपी को ज्यादा सीटें मिले। एनडीए में गठबंधन का वोट ही ट्रांसफर नहीं हुआ, ऐसे में राज्य के 48 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार मुश्किल में दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य की सरकार भी मुसीबत में दिख रही है। दरअसल स्कूल के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव कर वो बुरी तरह से फंस गई है। तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में स्कूली शिक्षा में बड़े परिवर्तन की तैयारी में है सरकार। महाराष्ट्र राज्य पाठ्यक्रम ढांचे ने सरकार को अपनी तरफ से सिलेबस में बदलाव के प्रस्ताव भी दे दिए हैं, लेकिन इस खबर के सामने आते ही इसे लेकर विवाद छिड़ गया। विपक्ष ने ही नहीं बल्कि कई शिक्षाविदों ने भी एकनाथ शिंदे सरकार को बुरी तरह से घेर लिया है। सभी ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। दरअसल नए प्रस्ताव में महाराष्ट्र राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा SCF, जो स्कूली शिक्षा SE में भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल करने की वकालत करती है और छात्रों के लिए भगवद गीता और मनाचे श्लोक जैसे ग्रंथों को शामिल करने का सुझाव देती है। SCF का मूल्य शिक्षा और स्वभाव अध्याय मनुस्मृति के एक संस्कृत श्लोक से शुरू होता है, जिसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। आलोचकों का कहना है कि ऐसे कई अन्य श्लोक हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ किया जा सकता था, लेकिन मनुस्मृति के श्लोक का इस्तेमाल करना ये निर्णय या तो राजनीतिक रूप से नासमझी से भरा है या जानबूझकर उकसाने वाला लगता है, जो समाज के कुछ वर्गों को संभावित रूप से अपमानित कर सकता है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि शिक्षा का भगवाकरण और ब्राह्मणीकरण हो रहा है। आपको बता दें, इसके पहले एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने भी इस पर अपना विरोध दर्ज किया था। उन्होंने कहा कि ये भारत के संविधान के बारे में राज्य सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। सामाजिक संस्थाओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो वहीं चौतरफा आलोचना के बाद अब राज्य सरकार भी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से ये सफाई आई है कि वो महाराष्ट्र राज्य पाठ्यक्रम ढांचे की तरफ से दी गई सारी सिफारिशों को नहीं मानेगी। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। ये मोदी के जुबान पर घूम फिर कर हिंदू मुस्लिम मुद्दा जरूर आ ही जाता है। आज उन्होंने झारखंड में कहा कि लव जिहाद सबसे पहले झारखंड में आया था। हाँ, उन्होंने आज गरीब की थाली को जरूर याद किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गरीब की थाली का अन्न कोई भी उससे नहीं छीन सकता। तो चलिए, गरीब की थाली का जिक्र तो आगे हो सकता है कि 1 तारीख आते आते अब मणिपुर का जिक्र भी उनकी जुबान पर आ जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।